गांव में जो छोड़ाए हजारों गज की हवेली, वो शहर में 2 कमरे के घर को तरक्की समझते हैं। इसी सच को बड़ी सुंदरता से सुनाती है सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी विलेज एनकाउंटर्स। एक यात्रा के दौरान सुधा जी 20 वर्ष के एक युवक से मिली। उसका नाम कृष्ण मूर्ति था। उसने बेंगलोर के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। कृष्ण मूर्ति के पिता के गांव में काफी जमीन जायदाद थी, अच्छी खेती बाड़ी थी। पर ग्रेजुएशन के बाद कृष्ण मूर्ति वापस गांव जाने के बजाय पिता की इच्छा के विरुद्ध बेंगलोर में ही रहना चाहता था। वो बेंगलोर की चमक दमक से बहुत ज्यादा प्रभावित था। हर तरह से समझाना बुझाना बेकार साबित हो रहा था। आखिर उसके पिता के आग्रह पर सुधा जी ने उससे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मूर्ति, मैं तुम्हें गुरु प्रसाद के बारे में बताती हूँ, जो मुझे बेंगलोर के एक ऑफिस में मिला था। उसने जब मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की, उसके 2 महीने बाद मैं उससे मिल पाई थी, क्योंकि उस समय मैं यात्राओं में बहुत व्यस्त थी। वो अपने एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे बात करना चाहता था। वो 22-23 साल का था, आधुनिक मोबाइल फोन रखता था, आधुनिक गैजेट्स रखता था, बड़े फैशनेबल कपड़े पहनता था। शिमोगा जिले के कंदेल गांव का रहने वाला था वो। उसका चेहरा खुश मिजाज था, उत्साह उसके व्यक्तित्व में छलकता था। उससे बात करने पर मुझे पता चला कि उसने ऑनर्स के साथ बेंगलोर के एक अच्छे कॉलेज से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है। वो नेशनल लेवल का चेस प्लेयर था और उसके पिता गांव में किसान थे। 2 भाइयों में वो बड़ा भाई था। उसके लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पर विचार विमर्श करते हुए हमारी बात गांव की तरफ मुड़ गई, तो मैंने उससे पूछा, गांव में तुम्हारा समय कैसे बीतता है? उसने कहा, अरे मुझे वहां व्यस्त रखने के लिए बहुत काम है। हम मशरूम का व्यापार करते हैं, जिसमें बहुत फायदा होता है और जिसके लिए मुझे रोज 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता है। साथ ही मैं वहां अपने बहुत बड़े पैतृक मकान में अपने संयुक्त परिवार के साथ रहता हूँ। वहां गांव में शहरों की तरह प्रदूषण भी नहीं है। खाली समय में बच्चों को मैं चेस की कोचिंग भी देता हूँ। मेरा गांव आसपास के शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है, जिसके कारण वहां किसी सामान की कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने अपने जैसे युवाओं के साथ मिलकर एक क्लब बनाया है। साथ ही एक लाइब्रेरी की शुरुआत भी की है वहां। ये लाइब्रेरी हमारे जैसे युवाओं को मिलवाने का काम करती है, जहां हम अपने आइडियाज, अपनी सोच का आदान प्रदान करते हैं। ये सोचते हैं कि कौन सी किताब लाइब्रेरी में लाई जाए। आपकी फाउंडेशन के काम के बारे में जानने के बाद मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ, जिससे हम अपनी किताबों का संग्रह बढ़ा सके। अपने आसपास के गाँव में भी अपने जैसी सोच रखने वाले लड़के लड़कियों के साथ मिलकर मैं वहां भी ऐसी लाइब्रेरी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे गांव में जिंदगी साफ सुथरी है, जीवन बहुत स्वस्थ है। मैं वैसी जिंदगी जी रहा हूँ जैसे कि मैं जीना चाहता हूँ। सुधा जी ने उत्सुक होकर पूछा, मशरूम के व्यापार में तुम कितना कमा लेते हो? उसने कहा, कमाई इन्वेस्टमेंट पर निर्भर है। हम जितना निवेश करते हैं उतनी कमाई होती है। मान लीजिए कि मैंने 10 रुपए लगाए तो हम 40 रुपए कमा लेते हैं। मैं वहां जितना कमा लेता हूँ उतना बेंगलोर में होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा है। और ये कमाई बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे नहीं होती। बेंगलोर की तरह मुझे वहां ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता और ना ही मकान का किराया देना पड़ता है। मेरी अपनी कार है, जिससे मुझे काम करने में बहुत सुविधा होती है। गाँव में मेरी अपनी पहचान है। गांव में रहने के लिए मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। ये निर्णय मैंने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से लिया है। गुरु प्रसाद की बातें सुनकर सुधा जी को ये बात याद आ गई कि कोयल किसी राजा की राजगद्दी का उत्सव मनाने के लिए नहीं गाती और ना ही वो किसी राजा के गुस्से से डर कर गाती है। वो मौसम से प्रसन्न होकर गाती है। तो गुरु प्रसाद ने दुनिया को देखकर निर्णय नहीं लिया, उसने अपनी बुद्धि से सोच समझ कर निर्णय लिया। ये बात सुनकर कृष्णमूर्ति ने कहा कि वो गांव में रहने के बारे में सोचेगा। सच पूछो तो गुरु प्रसाद जैसे युवा ही गांव की शुद्ध हवा को विकास की खुशबू से महका सकते हैं। तो अगर अपने छोटे शहर या गांव में कुछ बड़ा करने का अवसर मौजूद हो तो 2% की नौकरी के लिए शहर मत जाइएगा, क्योंकि शहर में बिक जाते हैं लोग खरीदने के काबिल होते होते। जमाना बीत जाता है शहर में अमीर होते होते। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।